नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस दुनिया में उतरने वाले हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन हमारी पूरी रियलिटी उसी पर टिकी है। सोचिए, हमारे आसपास जो कुछ भी है, आखिर वो किन चीजों से बना है। एक छोटे से एटम से लेकर उन ठोस धातुओं तक जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, ये सब एक बहुत ही कमाल के पजल जैसा है। तो चलिए रसायन विज्ञान की इन बुनियादी बातों को एकदम गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो इस सफर का एक रोड मैप बना लेते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मांड और पदार्थ की बेसिक समझ से, फिर जाएंगे मौलिक कणों की दुनिया में, उसके बाद तत्व, यौगिक और धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों को कवर करेंगे। और हाँ, अंत में कुछ ऐसे रोचक अपवाद भी देखेंगे जो साइंस के अपने ही रूल्स तोड़ देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाव 1, ब्रह्मांड और पदार्थ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये पूरा ब्रह्मांड आखिर किससे बना है। अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड का एक फैमिली ट्री बनाएं, तो सब कुछ मूल रूप से सिर्फ दो ही चीजों में सिमट जाता है: ऊर्जा यानी एनर्जी और पदार्थ यानी मैटर। मैटर बस वो हर चीज है जो थोड़ी जगह घेरती है और जिसका अपना मास यानी द्रव्यमान होता है। अब भौतिक रूप से पदार्थ को हम ठोस, द्रव और गैस में बांटते हैं, लेकिन रासायनिक रूप से इसके दो मुख्य हिस्से होते हैं: शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। आज का हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह से केमिकल आधार पर उन्हीं शुद्ध पदार्थों पर केंद्रित रहने वाला है। पढ़ा दो मौलिक कण। अब सीधे चलते हैं सबसे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। आखिर एक परमाणु यानी एटम क्या होता है? एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि हम किसी भी पदार्थ को लगातार काट रहे हैं। उसके छोटे और भी छोटे टुकड़े करते जाएं, तो अंत में एक ऐसी स्टेज आएगी जहां बचे हुए हिस्से को और काटना नामुमकिन हो जाएगा। बस वही जो सबसे छोटा और अविभाज्य हिस्सा बचेगा ना, वही परमाणु यानी एटम है। ये रियलिटी की सबसे एब्सोल्यूट इनडिविजिबल फाउंडेशन है। और इन मौलिक कणों को समझना सच में बहुत आसान है। एक एटम खुद भी 3 चीजों से बनता है। पहला है इलेक्ट्रॉन, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। ये कण हमेशा बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। दूसरा है प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और इसे गोल्डस्टीन ने खोजा था। तीसरा कण है न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक द्वारा खोजे गए इस कण पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। और हां, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, एटम के बिल्कुल बीचों बीच जहां ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, उस केंद्र यानी न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो इस सब के बाद क्या एक एटम पर कोई ओवरऑल नेट चार्ज होता है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल शून्य। ऐसा इसलिए क्योंकि एक आम परमाणु में पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा एकदम बराबर होती है। मान लीजिए अगर 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो +5 और -5 जुड़कर सीधे 0 हो जाते हैं। इसीलिए एटम नेट रूप से उदासीन यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पदार्थ 3, तत्व और यौगिक। चलिए अब इन अदृश्य एटम से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर उन चीजों को कैसे बनाते हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तत्व यानी एलिमेंट की। एक तत्व वो शुद्ध पदार्थ है जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी के पास शुद्ध सोने का एक टुकड़ा है, तो उसमें शुरू से आखिर तक केवल सोने के ही एटम्स होंगे, और चांदी है तो उसमें सिर्फ चांदी के एटम्स होंगे। इनमें किसी भी और चीज की कोई भी हिडन मिलावट नहीं होती। ये ट्रू एलिमेंट्स हैं। लेकिन एक दिलचस्प सवाल ये आता है कि क्या होता है जब हम अलग अलग तत्वों को आपस में मिला देते हैं? यहां पर थोड़ा जादू होता है। जब 2 या उससे अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात यानी स्ट्रिक्ट फिक्स्ड रेशियो में मिलाया जाता है, तो एक यौगिक यानी कंपाउंड का निर्माण होता है। जैसे जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलते हैं, तो वो जल यानी H2O बनाते हैं, जो कि एक बिल्कुल नया और बिल्कुल अलग पदार्थ है। अगर आंकड़ों की बात करें, तो विज्ञान ने अब तक ऐसी कुल 118 यानी 118 तत्वों की खोज की है। इनमें से 92 यानी 92 तत्व प्रकृति में बिल्कुल स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। बाकी बचे हुए जो तत्व हैं, उन्हें वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरीज में कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियली बनाया है। अब यहां एक कमाल का पैटर्न सामने आता है। अगर हम इन सभी 118 तत्वों को उनकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता के आधार पर बांटते हैं, तो पीरियोडिक टेबल पर सबसे बड़ा हिस्सा धातुओं यानी मेटल्स का होता है। यहां एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मेटल्स की ही है।
इसके बाद लगभग 22 अधातुएं और 4 से 7 के आसपास उपधातुएं यानी मेटलॉइड्स पाई जाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल पर असली दबदबा मेटल्स का ही है। पढ़ाव 4, धातुओं के भौतिक गुण। चलिए अब अपनी पूरी अटेंशन इस डोमिनेंट ग्रुप यानी मेटल्स पर लगाते हैं। धातुएं आमतौर पर बहुत कठोर और ठोस होती हैं और इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनकी चमक यानी मेटालिक लस्टर। ये ऊष्मा और विद्युत यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेहतरीन संचालक होते हैं। कभी किसी गर्म बर्तन को गलती से छू लिया हो तो उस वक्त जो झटका लगता है ना, वो इन्हीं की थर्मल कंडक्टिविटी का सबसे बढ़िया सबूत है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। किसी चीज से टकराने पर इनमें से एक खास झनकार निकलती है और अपने आउटर शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हमेशा पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं। एक और सच में हैरान कर देने वाला गुण है इनका लचीलापन। धातुओं को पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है या फिर खींचकर इनके लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य सुनिए, सोना इस मामले में सबसे आगे है। इतना आगे कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है ना? बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। ऐसे फैक्ट से साइंस लिटरली अनफॉरगेटेबल बन जाती है। पढ़ा 5, अधातुओं के भौतिक गुण। अब आते हैं धातुओं के बिल्कुल ऑपोजिट ग्रुप पर यानी नॉन मेटल्स। यहां सबसे जरूरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि धातुओं और अधातुओं के बीच का अंतर एकदम क्लियर कट है। इन्हें एक साथ कंपेयर करके समझना इनको याद रखने का सबसे इंट्यूटिव तरीका है। जहां धातुएं कठोर हैं और उनमें से करंट इजीली पास हो जाता है, वहीं अधातुएं भंगूर यानी ब्रिटल होती हैं और इंसुलेटर्स का काम करती हैं। धातुओं के मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई हैं जबकि अधातुओं के बेहद कम होते हैं। इनके कुछ और बुनियादी गुणों को अगर देखें तो ये दिखने में चमकदार नहीं बल्कि थोड़े फीके या मटमैले से होते हैं। ये हीट और करंट को आगे नहीं बढ़ने देते। सबसे बड़ा फर्क ये है कि अगर इन पर हथौड़ा मारा जाए तो ये धातुओं की तरह ग्रेसफुली मुड़ते नहीं बल्कि टूटकर चुम्माचूर हो जाते हैं। इनकी डेंसिटी कम होती है और क्योंकि इनके आउटर शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमेशा नेगेटिव आयन्स बनाते हैं। पढ़ा 6, रोचक अपवाद। अब वक्त है इस कहानी के सबसे बड़े प्लॉट ट्विस्ट का, जब साइंस खुद अपने बनाए रूल्स तोड़ने लगती है। अब इस बारे में जो बात सबसे ज्यादा रोचक है वो ये है कि कुछ तत्व इन कड़े नियमों को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। देखिए, धातुओं को कठोर और ठोस होना चाहिए, राइट? लेकिन पारा यानी मर्क्यूरी अपना ही नियम तोड़कर कमरे के तापमान पर द्रव और मुलायम बना रहता है। उसी तरह अधातुओं को फीका और डल होना चाहिए, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें बिल्कुल धातुओं जैसी शानदार चमक होती है। इसका एक और बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्राफाइट। मूल रूप से एक अधातु होने के नाते इसको विद्युत का कुचालक यानी इंसुलेटर होना चाहिए था, लेकिन नहीं। ग्राफाइट एक बागी अधातु है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट्स को बिना किसी रुकावट के पास होने देता है। एग्जाम्स या टेस्ट के नजरिए से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला एक्सेप्शन है। और आखिर में हमारा सबसे अल्टीमेट प्लॉट ट्विस्ट। हमने देखा कि अधातुएं भंगुर होती हैं जो थोड़ी चोट से भी टूट सकती हैं, पर हीरा यानी डायमंड इस नियम को बिल्कुल झुठला देता है। एक अधातु होने के बावजूद हीरा इस दुनिया के सबसे कठोर ज्ञात पदार्थों में शुमार किया जाता है। एक्सट्रीम हार्डनेस की अपनी इस रेप्यूटेशन के साथ ये स्ट्रक्चरली एक नॉन मेटल ही है। आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए बस इस एक आखिरी प्रश्न पर विचार कीजिए। अगर अभी ठीक इस वक्त हम अपने आसपास के वातावरण में देखें तो ऐसे कौन से मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं जो चुपचाप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चला रहे हैं? क्या हम जिस भी डिवाइस पर इस वक्त ये जानकारी सुन रहे हैं वो उन्हीं धातुओं का एक आश्चर्यजनक रूप नहीं है? इन एलिमेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को खोजने की कोशिश कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री की ये रोमांचक दुनिया हमारे चारों तरफ फैली हुई है।